हेलो गाइस। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था चैप्टर नंबर 18 गाइडेंट का, वो था मैकेनिज़्म ऑफ बोन कैल्सिफिकेशन। बोन कैल्सिफिकेशन से पहले हमें जो पहला स्टेप होता है बोन फॉर्मेशन, वो पहले पढ़ लेना चाहिए। बोन फॉर्मेशन हमें पता है बोन दो चीज़ों से बना हुआ है, एक मैट्रिक्स और दूसरा हमारे पास कैल्शियम के सॉल्ट्स। तो मैट्रिक्स हमारे पास दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, कोलेजन और दूसरा हमारे पास ग्राउंड सब्सटेंस। कोलेजन के जो मोनोमर्स हैं और ग्राउंड सब्सटेंस, वो मोनोमर्स अगेन फिर हमारे पास जो है ना, पहले ऑस्टियोब्लास्ट बनाएगा कोलेजन के मोनोमर्स, और जो ग्राउंड सब्सटेंस है फिर वो जो मोनोमर्स हैं वो फिर पॉलीमराइज होंगे और वो पॉलीमर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। सही है ना। अब जो ये सब मिलकर फिर एक जो है ना ऑस्टियोइड बनेगा। कोलेजन के मोनोमर्स पॉलीमराइज होंगे, कोलेजन फाइबर बनाएगा और फिर वो ऑस्टियोइड बनेगा। फिर उस ऑस्टियोइड में कैल्शियम के डिपोजिशंस होंगी। अब कैल्शियम के सॉल्ट्स की डिपोजिशन होगी। सही ना। अब उस ऑस्टियोइड कैल्शियम के सॉल्ट से डिपॉजिट होगा। सही है। अब कैल्शियम के सॉल्ट के डिपॉजिट होने के बाद हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा, जो ऑस्टियोब्लास्ट है ना वो इंट्रैप्ट हो जाएंगे इस ऑस्टियोइड में, और इस सेल को फिर हम बोलेंगे ऑस्टियोसाइट। क्लियर है ये बात यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, जो जो ऑस्टियोइड है ना, वो ऑस्टियोइड के अंदर जो कैल्शियम डिपॉजिट हुआ है वो कैल्शियम क्रिस्टल्स नहीं है, मीन्स क्रिस्टलाइन ये जो कैल्शियम कार्बोनेट ये जो नहीं हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स हैं, सॉरी, ये इस तरह डिपॉजिट नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद क्या होगा कि कुछ दिनों के बाद इनमें जो कैल्शियम है ना वो कोलेजन फाइबर्स के कुछ एरिया में, सारे मीन्स होमोजीनियस नहीं, हेट्रोजीनियसली कुछ एरिया में डिपॉजिट हो जाएगा, और फिर वहाँ पर प्रिसिपिटेट होगा ऑन द सरफेस ऑफ कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर फिर वहाँ पर जैसे वो मल्टीप्लाई करेगा, फिर कुछ दिनों और हफ्तों के बाद वो एक हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स बन जाएंगे। जो इनिशियल स्टेप होता है ना सॉल्ट डिपोजिशन हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स, वो मतलब एज अ जब इनिशियली जो कैल्शियम सॉल्ट डिपॉजिट हुए थे ना, ये कैल्शियम सॉल्ट्स जो डिपॉजिट हुए थे, कैल्शियम सॉल्ट्स जो डिपॉजिट हुए थे, एक मिनट, हाँ ये रहा, ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स के फॉर्म में नहीं होता, ये अमॉर्फस फॉर्म में कैल्शियम डिपॉजिट होता है, फिर वहाँ पर प्रिसिपिटेट हुए कोलेजन फाइबर्स पे, फिर हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स जैसे वो मतलब मल्टीप्लाई होते गए तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स बने। बट ये जब फिर कुछ दिनों के बाद हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स सब के सब जो कैल्शियम सॉल्ट डिपॉजिट होते हैं वो सब हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स में नहीं कन्वर्ट होंगे, वो कुछ अमॉर्फस फॉर्म में रह जाएंगे। कुछ अमॉर्फस फॉर्म जो रह जाएगा वो एक्सचेंजेबल कैल्शियम होगा, जब हमारे बॉडी को नीड होगी एक्सेस कैल्शियम की, या बॉडी में मतलब वो फिर मतलब एक्सचेंजेबल फॉर्म हो ना, वो अमॉर्फस फॉर्म होगा, और वो बाकी बोन्स में भी हमारे पास होता है। सही है। उसके बाद है हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जो जिस तरह से कैल्शियम का डिपॉजिट होते हैं ऑस्टियोइड में, वो पूरा मैकेनिज्म हमें नहीं पता, बट ये होता है कि थोड़ा थोड़ा बहुत हमने बता दिया। हमने बताया था प्रेसिपिटेशन को कौन इनहिबिट करता है, पायरोफॉस्फेट इनहिबिट करता है। जो पायरोफॉस्फेट लेवल है ना, वो 3 मॉलिक्यूल्स ऐसे जो पायरोफॉस्फेट की लेवल को रेगुलेट कर रहे होते हैं। ये देखें, 3 मॉलिक्यूल्स रेगुलेट करेंगे पायरोफॉस्फेट की लेवल को। सही है। अब वो कौन कौन से 3 मॉलिक्यूल्स हैं, एक तो ये है टिश्यू नॉन स्पेसिफिक अल्कलाइन फॉस्फेटेज। ये क्या करेगा, पायरोफॉस्फेट को ब्रेक करेगा और बोन की कैल्सिफिकेशन मतलब क्या ना, बोन की कैल्सिफिकेशन चेक करेगा। जैसे अगर हमारे पास बोन में कभी कभार हमारे पास कैल्शियम नहीं होता तो कैल्शियम ज़्यादा एक्सेस है तो हम बोन की कैल्सिफिकेशन करेंगे, बोन मिनरलाइज होगा। तो जब बोन की कैल्सिफिकेशन होगी तो हमें पायरोफॉस्फेट तो हमारे पास कैल्सिफिकेशन होने नहीं देगा, तो उसको रोकेगा, इनहिबिट करेगा। ये टिश्यू नॉन स्पेसिफिक अल्कलाइन फॉस्फेट जो ब्रेक करेगा पायरोफॉस्फेट, जिसकी वजह से पायरोफॉस्फेट होगा नहीं तो आराम से हो जाएगी कैल्सिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। पायरोफॉस्फेट को न्यूट्रलाइज करेगा और जिस तरह से हमारे कैल्सिफिकेशन हो जाएगी और हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स बन जाएंगे। सही है ना। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारा जो है ना, ये है ये तो एक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर हमारे पास है न्यूक्लियोटाइड पायरोफॉस्फेटेज। ये है न्यूक्लियोटाइड पायरोफॉस्फेटेज
फॉस्फोडाइस्ट्रेज क्या करेगा, पायरोफॉस्फेट को प्रोड्यूस करेगा आउटसाइड द सेल्स। लेकिन कभी कभार हमारे पास क्या हो जाएगा, कैल्शियम एक्सेस की वजह से, मतलब जैसे हमारे पास कैल्शियम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अब उसको और ज़्यादा नहीं, कैल्शियम की हमारे पास ऑलरेडी कमी है, लेकिन बोन फिर भी मिनरल है, बोन कैल्शियम की कमी है और बोन फिर भी मिनरलाइज हो रहा है, तो बोन की मिनरलाइजेशन को रोकेगा। तो मीन्स ये एक इनहिबिट नहीं करेगा, ये एक्टिवेट करेगा पायरोफॉस्फेट को। लेकिन ये जो पायरोफॉस्फेट बनेगा ये इनसाइड ऑफ बोन नहीं, ये आउटसाइड ऑफ बोन बनेगा, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन नहीं होगी हाइड्रोक्सीएपेटाइट क्रिस्टल्स की। दूसरा है हमारे पास नेक्स्ट वी हैव एंकाइलोसिस प्रोटीन है। एंकाइलोसिस प्रोटीन क्या करेगी, वो भी ये इसी एक्स्ट्रा सेलुलर पूल जो पायरोफॉस्फेट का बनाएगा ना, इसी में कंट्रीब्यूट करेगी। ये क्या करेगी, जो इंट्रा सेलुलर पायरोफॉस्फेट है उसको बाहर लेकर आएगी एक्स्ट्रा सेलुलर में। लेकिन अगर हमारे पास दोनों चीज़ें कम हो जाए, न्यूक्लियोटाइड पायरोफॉस्फेट और ये एंकाइलोसिस पायरोफॉस्फेट, ये दोनों कम हो जाए, तो हमारे पास एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन ऑफ है ना हाइड्रोक्सीएपेटाइट क्रिस्टल्स की बन जाएंगी, एक्सेस कैल्सिफिकेशन हो जाएगी बोन की, फिर वो कैल्सिफिकेशन बोन स्पर्स वगैरह, टेंडेंस, लिगामेंट्स हर जगह होगी, ना सिर्फ बोन के पर बोन स्पर्स बनाएगा, और जहाँ से टेंडेंस, लिगामेंट्स वहाँ पर भी बनेगी। सही है ना। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम इन नॉन ऑसेस टिश्यू अंडर एबनॉर्मल कंडीशन। नॉर्मली कैल्शियम जो कैल्शियम सॉल्ट्स है ना, वो प्रेसिपिटेट नहीं होते बोन्स में, लेकिन अगर हमारे पास पायरोफॉस्फेट नहीं है तो ऑब्वियसली क्या होगी, प्रेसिपिटेशन होगी। लेकिन प्रेसिपिटेट कब होगी, जैसे एक कंडीशन है आर्टियोस्क्लेरोसिस। आर्टियोस्क्लेरोसिस में हमारे पास ये रहा आर्टियोस्क्लेरोसिस, जिसमें आर्टरीज बहुत है ना बोन लाइक ट्यूब्स बन जाते हैं, आर्टरीज की जो वॉल है ना वो बोन लाइक बन जाती हैं। सही है ना। या ब्लड क्लॉट में, क्योंकि कैल्शियम डिपॉजिट होता है डीजेनरेटिंग टिश्यूज़ और ब्लड क्लॉट्स में, और इनहिबिटर फैक्टर्स जो प्रिवेंट करते हैं बोन की डिपोजिशन में वो नहीं होंगे, तो इसकी वजह से हमारे पास ये कंडीशंस हो जाएंगी। सो ये नेक्स्ट वी हैव कैल्शियम एक्सचेंजेबल बिटवीन बोन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। वही मैंने आपको बताया कि जैसे अगर हमारे पास, जैसे कि हम लोग इंट्रावेनसली आईवी के जरिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा हम लोग बॉडी में डाल रहे हैं, जब बॉडी में डाल रहे हैं तो विद इन 30 to 60 मिनट्स के अंदर हमारी बॉडी नॉर्मल लेवल पर आ जाए, कैल्शियम नॉर्मल बॉडी की जो कैल्शियम है वो नॉर्मल लेवल पर आ जाएगी, क्योंकि कैल्शियम एब्जॉर्ब हो जाएगी बोन पे और बोन मिनरलाइज हो गया विद इन 30 to 60 मिनट्स, मीन्स 1 घंटे के अंदर। इसी तरह अगर हमारे पास बॉडी में कमी है कैल्शियम की, सही है ना, तो बोन मिनरल जो अमॉर्फस कैल्शियम हमारे पास बॉडी में जो बोन्स में रखा था वो वहाँ से निकल कर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में आ जाएगा, और वो भी विद इन 30 to 60 मिनट्स में आ जाएगा, मीन्स 1 घंटे में सारे काम हो जाएंगे। ये कौन सी कैल्शियम होती है, एक्सचेंजेबल कैल्शियम होती है, ये हाइड्रोक्सीएपेटाइट क्रिस्टल्स में नहीं होती है, अमॉर्फस फॉर्म ऑफ कैल्शियम में होती है। सही है ना। वो अमॉर्फस फॉर्म हमारे पास दूसरे बॉडी के ऑर्गन्स में भी हो सकती है, जैसे कि दूसरे टाइप्स की होती है, जैसे लिवर में होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होती है, जीआईटी वगैरह में होती है। सही है ना। और फिर हमारे पास ये बहुत जल्दी, और ये जो फॉर्म होती है ना, ये कैल्शियम CaHPO4 फॉर्म में होती है, ये ना इस फॉर्म में होती है CaHPO4। लेकिन जो बोन एक्सचेंजेबल कैल्शियम है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो होती है ना वो बोन ही है उसके पास होती है, बोन के पास होती है, वो भी 0.4 to 1%, मतलब इतनी कम परसेंटेज है, फिर भी हमें बोलेंगे वो एक्सचेंजेबल फॉर्म सिर्फ बोन के पास है। कुछ हद तक हम जीआईटी और लिवर कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बोन तक ही होती है। सही है ना। ये हमारे पास मतलब ये एक रैपिड बफरिंग मैकेनिज्म है ना, इस एक्सचेंजेबल कैल्शियम के ज़रिए एक रैपिड बफरिंग मैकेनिज्म प्ले रोल करती है एक्सचेंजेबल कैल्शियम। सही है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वी हैव डिपोजिशन एंड रिजॉर्प्शन ऑफ बोन, मीन्स बोन रिमॉडलिंग है। बोन रिमॉडलिंग में हम बताएंगे कि ऑस्टियोब्लास्ट है ना, इसकी एक मिनट आपको मैं तस्वीर दिखा देती हूँ, ये रही इसकी तस्वीर है बोन रिमॉडलिंग में। देखिए ना, मैं आपको पहले की इसकी जगहें बता देती हूँ। ये देखें ऑस्टियोक्लास्ट ना विद इन, मीन्स ये जो हमारे पास आर्टरीज वेन्स हैं, ऑस्टियोक्लास्ट विद इन बोन कैविटीज़ के, लेकिन जो ऑस्टियोब्लास्ट है ना आउटर सरफेस ऑफ बोन्स और बोन कैविटीज़ में होते हैं। ये देखिए, ये जो पर्पल कलर के नहीं है हमारे पास, ये देखें एक तो ये है ऑस्टियोब्लास्ट और दूसरे ये चीज़ें, ये जो पर्पल कलर का एक ये है, ये एक ये है, और ये आउटर सरफेस और बोन कैविटीज़ के अंदर ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं। लेकिन बिल्कुल
आर्टरी ये जो वेजल्स के अंदर, और अंदर नहीं बिल्कुल वेजल्स के बराबर में ये चीज़ है हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट। सही है, ये है ऑस्टियोक्लास्ट। ये ऑस्टियोक्लास्ट बिल्कुल करीब होते हैं। सही है, अब इसमें तो यही बताया था। उसके बाद नेक्स्ट है रिजॉर्प्शन ऑफ बोन। अब जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं वो यूनिन्यूक्लिएटेड है, हमें पता है, लेकिन ऑस्टियोक्लास्ट मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं। और ये ऑस्टियोब्लास्ट है ना 4% हर लिविंग बोन्स में जो 4% होते हैं, तो इस तरह से बोन्स है ना कुछ ग्रो कर रही होती है। ऑस्टियोक्लास्ट मल्टी न्यूक्लिएटेड है, लार्ज है, फैगोसाइटिक है, और ये मोनोसाइटिक डेरिवेटिव है, मीन्स मोनोसाइट लाइक सेल्स से डेरिवेटिव है। ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिव होते हैं लेस देन 1% ऑन बोन सरफेस ऑफ एन एडल्ट, लेकिन ऑस्टियोब्लास्ट वहीं होते हैं। बोन एब्जॉर्प्शन इमीडिएटली होती है एडजस्ट, मतलब ऑस्टियोक्लास्ट के बिल्कुल बराबर में हमारी बोन ऑस्टियोब्लास्ट है, तो वहाँ पर ये जो बिल्कुल वहाँ बोन एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। लेकिन जो ऑस्टियोक्लास्ट है ना वो लाइक कुछ एंजाइम्स वगैरह सीक्रेट करते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट का पूरा मैकेनिज्म मैं आपको बताती हूँ, ये बताने में मज़ा नहीं आएगा। ये देखिए, ऑस्टियोक्लास्ट के बाद खुद पैराथायरॉयड हार्मोन बहुत एक रोल प्ले कर रही होती है ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी में। अब वो कैसे रोल प्ले कर रही है, इस डायग्राम को समझिएगा, आपको पूरा समझ आ जाएगा। सही है, ध्यान से समझिएगा, एक ही बार बताऊंगी। ऑस्टियोब्लास्ट है ना, उसके पास रिसेप्टर्स होते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन के। तो ये हमारे पास क्या है, ऑस्टियोब्लास्ट हार्मोन कौन सा है, पैराथायरॉयड हार्मोन और विटामिन डी। सही है, विटामिन डी आया, पैराथायरॉयड हार्मोन आया, ऑस्टियोब्लास्ट के पर आया, क्योंकि रिसेप्टर से ऑस्टियोब्लास्ट के पास है। फिर ऑस्टियोब्लास्ट दो फैक्टर्स प्रोड्यूस करती है, रैंक एल मीन्स रैंक लाइगेंड, जिसको हम लोग और कहते हैं रिसेप्टर एक्टिवेटिंग न्यूक्लियर फैक्टर के लाइगेंड, जिसका दूसरा ही नाम हम कहते हैं ऑस्टियोप्रोटैग्रिन लाइगेंड, ऑस्टियोप्रोटैग्रिन लाइगेंड। सही है ना, आप वो है और रैंक लाइगेंड है, मतलब दोनों एक ही नाम है, दोनों एक ही चीज़ के नाम हैं। वो प्रोड्यूस करती है ऑस्टियोब्लास्ट। वो फिर क्या करते हैं, जो प्री ऑस्टियोक्लास्ट हैं, ऑस्टियोक्लास्ट प्री मैच्योर मीन्स मैच्योर नहीं होते, ये मैच्योर ऑस्टियोक्लास्ट है, ये प्री मैच्योर ऑस्टियोक्लास्ट है, तो वो इन पर एक्ट करती हैं, ये रैंक लाइगेंड या OPGL ऑस्टियोपेग्रिन प्रोटैग्रिन लाइगेंड। सही है ना, वो इस पर एक्ट करती हैं और इसको कन्वर्ट करती हैं इमेच्योर को मैच्योर ऑस्टियोक्लास्ट में। रैंक ऑस्टियोब्लास्ट के बाद पैराथायरॉयड हार्मोन आया, पैराथायरॉयड हार्मोन जैसे रिसेप्टर्स पे लगा तो ऑस्टियोब्लास्ट ने दो फैक्टर्स प्रोड्यूस किए, एक रैंक लाइगेंड एक OPGL, मतलब दोनों सेम है, एक ही चीज़ का नाम है। फिर वो क्या है, इमेच्योर ऑस्टियोक्लास्ट को मैच्योर ऑस्टियोक्लास्ट में कन्वर्ट करती हैं। कैसे, वो एक रफल्ड बॉर्डर्स बना रहे होते हैं। सही है, रफल्ड बॉर्डर्स बना रहे होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, ये देखिए रफल्ड बॉर्डर्स बना दो तो ये मैच्योर ऑस्टियोक्लास्ट में कन्वर्ट हो गया। अब ये रफल्ड मेम्ब्रेन है, रफल्ड बॉर्डर्स हैं, अब ये दो चीज़ें प्रोड्यूस करेंगी, एसिड्स और लाइसोसोम की जो हमारे पास एंजाइम्स होते हैं ना वो प्रोड्यूस करेगी। और सही है, जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं, वो एक्ट करेंगे मैट्रिक्स पे, और जो एसिड्स हैं वो एक्ट करेंगी बोन के सॉल्ट्स पे, जो कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट क्रिस्टल्स कैल्शियम सॉल्ट्स है ना उस पे एक्ट करेंगे। फिर वो इस तरह से बोन की रिजॉर्प्शन हो जाएगी। सही है ना, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो जिस तरह से ऑस्टियोब्लास्ट ये तो प्रोड्यूस करी है ना रैंक लाइगेंड, इस तरह से एक और चीज़ प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है OPG ऑस्टियोक्लास्टोजेनेसिस इनहिबिटरी फैक्टर। OPG ऑस्टियोक्लास्टोजेनेसिस इनहिबिटरिंग फैक्टर। सही है ना, या इसको हम ऑस्टियोटैग्रिन कहते हैं, ऑस्टियोटैग्रिन लाइगेंड नहीं, ऑस्टियोप्रोटैग्रिन लाइगेंड नहीं, ऑस्टियोप्रोटैग्रिन सिर्फ, लाइगेंड नहीं, दोनों एक ही चीज़ का नाम है, ऑस्टियोक्लास्टोजेनेसिस इनहिबिटरी। सही है ना, ये क्या करेगी, ये जो हम लोग रैंक लाइगेंड की एक्टिविटी को इनहिबिट करेंगे, ये इनहिबिटर्स ऑफ रैंक लाइगेंड हैं। इसी तरह विटामिन डी, पैराथायरॉयड हार्मोन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रैंक लाइगेंड के स्टिमुलेटर हैं, लेकिन ईस्ट्रोजन वो स्टिमुलेटर नहीं, वो इनहिबिटर है रैंक लाइगेंड का, या हम कह सकते हैं कि ईस्ट्रोजन स्टिमुलेट करेगा OPG की प्रोडक्शन को, जो कि इनडायरेक्टली इनहिबिट करेगा रैंक लाइगेंड को।
सही है ना, यहाँ तक हमें बात समझ आ गई। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें यही बताए गए हैं। यहाँ तक मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया, आप यहाँ समझ लीजिएगा। फिर हमें बोन डिपोजिशन और रिजॉर्प्शन है। जो ऑस्टियोक्लास्ट बोन की मास को कम करता है, लेकिन ऑस्टियोब्लास्ट विद इन 3 वीक्स बोन के मास को कम कर देगा, लेकिन ऑस्टियोब्लास्ट को एक्ट करने में टाइम लगता है, और डिपोजिशन टाइम लगता है, लेकिन वो कर लेता है। डिपोजिशन ऑफ न्यू बोन जहाँ होती है सिर्फ वहाँ जहाँ वेजल्स होते हैं ना, मैंने आपको एक डायग्राम दिखानी, ये देखें, जहाँ वेजल्स है ना, ये देखें यहाँ वेजल्स हैं, एक मिनट, हाँ, ये वेन्स हैं, आर्टरीज़ हैं, जो भी, वहाँ पर बोन की डिपोजिशन नहीं होती, तो वहाँ पर एक कैनाल हो जाता है, उसको हम हैवर्शियन कैनाल्स कहते हैं।